यार तेरा सही है भाई, बिना किसी मेहनत की इतनी सुंदर पत्नी मिल रही है। अरे अरेंज मैरिज की बात ही कुछ और होती है यार, लव मैरिज में तो बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। मुझसे मजाक मत कर ललित। तेरी तो लव मैरिज हुई है इसलिए तो कुछ भी बकवास कर लेता है, मगर अरेंज मैरिज करना आज के जमाने में डूब बनने जैसा है। वाह भाई, इसे कहते हैं एहसान फरामोश होना। भाई तू ना बहुत बड़ा एहसान फरामोश है। चल ठीक है, अब जो है सो है, मैं अब घर जा रहा हूँ, तेरी बकवास सुनने का अब और मूड नहीं है। सुधीर गुस्से में उठकर घर चला जाता है और जब वो घर पहुंचता है तो देखता है घर में फुल और लाइट्स लग रही थी। अरे नालायक, अब आया है? कल तेरी शादी है और तू आज यहाँ वहां टहल रहा है। हद होती है लापरवाही की। अब घर से निकला ना तो तेरी खैर नहीं। सुधीर अपनी माँ हेतल को एक कोने में ले जाकर धीमे से कहता है, अरे माँ क्या तुम भी लेबर लोगों के सामने क्यों चिल्ला रही हो? मैं दूल्हा हूँ, मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? हाँ चल, बड़ा आया दूल्हा, जल्दी जल्दी अंदर आकर काम कर, दूल्हे को कोई रियायत नहीं है। हाँ। सुधीर अपनी माँ की बात सुनकर सर पकड़ लेता है। फिर हेतल और सुधीर घर के अंदर चले जाते हैं। सारा घर शादी की तैयारी में जोर शोर से लगा हुआ था, लेकिन सुधीर का मन परेशान था। वो अपनी शादी से खुश नहीं था। उधर दूसरी तरफ मीरा के घर पर, क्या है भाई, और कितनी देर तक मेहंदी लगाओगी तुम? अरे दीदी, आप दुल्हन हो, दुल्हन तो घंटों घंटों तक बैठकर मेहंदी लगवाती है, और वो भी बहुत शौक से। फिर आपको इतनी जल्दी क्या है? अच्छा बताइए, आपके पति का नाम कहाँ लिखूं मेहंदी में? अपनी बकवास बंद कर, मुझे नहीं लगवाना किसी का नाम, और बस बहुत होगी मेहंदी, मुझे और नहीं लगवानी, हटो। मीरा झटक कर अपना हाथ पीछे कर लेती है और उसे देखकर आसपास के सभी लोग हैरान रह जाते हैं। मीरा की ऐसी हरकत देखकर उसकी माँ निर्मला पूछती है, ये क्या बदतमीजी है मीरा, ये कोई तरीका हुआ? माँ, जब मैंने इसे कहा कि चुपचाप मेहंदी लगाना बस करे तो फिर ये रुकी क्यों नहीं? अरे क्यों रुकेगी, तुम दुल्हन हो भाई, और दुल्हन की भरी भरी मेहंदी तो लगती है। माँ ठीक है, मैं दुल्हन हूँ, कार्टून थोड़ी ना हूँ। आपने तो शादी भी फैंसी ड्रेस जैसे बना रखी है। अब मैं अपने कमरे में आराम करने जा रही हूँ, मुझे नहीं लगवानी और मेहंदी। ऐसा करो, आप सब लोग मेरे हिस्से की भी लगवा लो। इतना बोलकर मीरा चिढ़कर अपने कमरे में चली जाती है और आसपास बैठे रिश्तेदार आपस में बातें करने लगते हैं। देखा कैसे तलाक कर चली गई, लगता है इसकी मर्जी से शादी नहीं हो रही है। अरे वही तो, अब क्या कहे, आजकल के बच्चों को कुछ बोल भी तो नहीं सकते। खैर हमें क्या, चलो खाने का काउंटर खुल गया है, चलते, वरना पूरियां ठंडी हो जाएगी। रिश्तेदारों की बातें सुनकर निर्मला मन ही मन सोचती है, ओफो, इस लड़की ने तो मेरी नाक ही कटा दी, न जाने क्या चाहती है ये, और शादी के बाद ससुराल में क्या करेगी। तभी मीरा का भाई निर्मला से पूछता है, मम्मी मुझे तो शक हो रहा है, दीदी शादी से खुश तो है ना? अरे शादी से भला खुश कौन नहीं होता, तुम लोग ये फोन देख देख कर ना बिगड़ गए हो और ऐसी बातें करने लगे हो। चलो जल्दी जल्दी काम करो, बहुत काम है। अगला दिन शादी का था। सब लोग जोरों शोरों से तैयारी में लगे हुए थे, लेकिन निर्मला सारे घर में मीरा को ढूंढ रही थी। अरे मीरा कहाँ है, हल्दी लगनी है और फिर दामाद जी के घर शगुन भेजना है, देर हो रही है भाई। अभी तो दीदी अपने कमरे में ही थी, फिर अब क्यों नहीं मिल रही? रुको मैं जाकर देखता हूँ। निर्मला और ऋषभ मीरा के कमरे में जाते हैं और देखते हैं दरवाजा अंदर से बंद था। अरे मीरा, दरवाजा खोल बेटा, तू अपने कमरे में आकर कब घुस गई? अरे तुझे तो पार्लर जाना चाहिए, वरना बहुत लेट हो जाएगा, खोल दरवाजा बेटा। दीदी दरवाजा खोलो ना, सब ठीक तो है ना दीदी? निर्मला और ऋषभ के बहुत कहने पर भी दरवाजा नहीं खुलता। मुझे तो बहुत डर लग रहा है माँ, मैं दरवाजा तोड़ने जा रहा हूँ। ऋषभ जोर जोर से दरवाजे पर धक्का मारना शुरू कर देता है और फिर दरवाजा खुल जाता है, लेकिन अंदर कमरे में कोई नहीं था। यहाँ तो कोई भी नहीं है, और ये खिड़की क्यों खुली हुई है, आखिर क्या चल रहा है यहाँ? मुझे तो चक्कर आ रहा है भाई, मेरा बीपी। निर्मला चक्कर खाकर गिरने लगती है और ऋषभ उसे बेड पे बिठा देता है। अरे माँ हिम्मत रखो, मैंने कहा था ना दीदी इस शादी से खुश नहीं है, पर आपने मेरी बात ही नहीं मानी, और देखो वो घर से ही भाग गई। तभी कमरे में मीरा के पापा आते हैं और वो सब सुन लेते हैं। इस लड़की ने तो हमें कहीं का नहीं छोड़ा, अब हम समाज में सबको क्या मुंह दिखाएंगे? मैं तो कहती हूँ उसे ढूंढते हैं, ज्यादा दूर नहीं गई होगी। नहीं, जब उसे जाना था तो जाने दो, उसे यहाँ वापस लाने की कोई जरूरत नहीं है। ऋषभ तुम सुधीर के घर पर खबर कर दो। ये क्या, मैं नहीं जाऊंगा, मेरी हिम्मत नहीं हो रही। तो क्या अपने बूढ़े बाप को भेजेगा नाक कटाने के लिए? तेरी बहन ने तो हमें कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा, अब जल्दी जा। बेचारा ऋषभ मीरा के हिस्से की भी डांट खाकर ना चाहते हुए भी सुधीर के घर जाता है। घर की सजावट तो देखो, मेरी तो हिम्मत ही नहीं हो रही है यहाँ अंदर जाने की।
गहरी सांस लेकर ऋषभ अंदर जाता है, लेकिन अंदर का नजारा देखकर उसके होश ही उड़ जाते हैं। सुधीर के घर की कामवाली के बाई के हाथ में एक पेपर था और हेतल जमीन पर बैठे रो रही थी। हे भगवान, अब मैं क्या जवाब दूंगी मीरा के घर वालों को। ये लड़का तो मेरी नाक कटाकर भाग गया, बस एक चिट्ठी लिखी है मैं जा रहा हूँ, मुझे ये शादी नहीं करनी, और चला गया बस। क्या बताइए आंटी, घर छोड़कर तो लड़कियां भागती है। ये हम पहली बार देख रहे हैं कि लड़का शादी से भाग गया। अब हम तो झाड़ू लगाने के लिए कमरे में गए और ये चिट्ठी हमको टेबल पर रखी मिली। ऋषभ ये नजारा देखकर दंग रह गया। क्या सुधीर भी घर से भाग गया? ऋषभ की बात सुनकर सुधीर के घर वाले घबरा गए। अरे नहीं नहीं, आप कब आए ऋषभ भैया? आपने सब सुन लिया क्या? हमें माफ कर देना, हमारे लड़के ने ऐसा कर दिया, हमने तो सोचा ही नहीं था कि वो ऐसा कर सकता है। अरे रुकी मैम, से पहले उनकी बात तो सुनो। वो कह रहे कि सुधीर भाई भी भाग गए। भी का क्या मतलब हुआ? तो दुल्हन भी भाग गई लिए। अब तो घर में अजीब सा सन्नाटा छा गया, किसी को समझ में नहीं आ रहा था क्या बोले। हिम्मत करके ऋषभ बोला, अच्छा मैं चलता हूँ आंटी जी, नमस्ते। ऋषभ वापस घर जाता है और फिर अपने घर में सारा हाल बताता है। लो कर लो बात, यहाँ तो पहले से उनका लड़का भाग गया, अब हम क्या ही अपनी लड़की को दोष दें, अब तो दोनों तरफ हिसाब बराबर ही है। तभी दरवाजे पर हितल और उसके कुछ रिश्तेदार आते हैं। ऐसे कैसे बराबर है भाई? अरे तुम्हारी लड़की भाग गई, बताओ हमारी कितनी बदनामी हो गई। अरे तो लड़का तो आपका भी भाग गया है ना, फिर आप केवल हमारी लड़की को दोष काहे दे रहे हो? क्या पता हमारे लड़के को पहले ही पता चल गया हो कि आपकी मीरा घर से भागने वाली है और इसीलिए शर्म के मारे वो कहीं छुप गया हो। अरे अरे अरे, ये कैसी बिना असर की बात कर दी आपने, हद होती है गवार पने की। अरे वाह वाह, अब हम गवार हो गए? अरे आप खुद जाहिल लोग हैं। अच्छा ये है कि ऐसे जाहिलों की लड़की हमारे घर में नहीं आई। अब बहुत हो रहा है बहन जी, अब हद पार मत करिए। देखते ही देखते निर्मला और हेतल में आपस में अच्छी खासी झड़प हो जाती है। मोहल्ले वाले और रिश्तेदार भी खूब तमाशा देखते हैं और फिर सब अपने अपने घर चले जाते हैं। कुछ दिनों में मामला ठंडा हो जाता है। जैसे ही सुधीर को खबर मिलती है कि लड़की भी घर छोड़कर भाग गई है तो वो लौटकर अपने घर आ जाता है। यार तू भी ना सुधीर, तुझे अगर ये मैडम पसंद थी तो अपने घर पे बता देता ना, भागा क्यों? बिना बात इतना बड़ा तमाशा हुआ। अरे यार, मेरे भागने से क्या होता है, वैसे भी ये रिश्ता तो टूटना ही था। और मैं क्या करता यार, मुझे बस किसी भी तरह इस शादी से बचना था। पापा को समझाने का समय नहीं था तो मैं घर छोड़कर निकल गया। वापस आकर मैंने माँ को समझा दिया है कि मैं इसलिए भागा था क्योंकि मुझे लड़की के चक्कर के बारे में पता चल गया था और मुझे ऐसी लड़की से शादी नहीं करनी थी। एक तीर से दो शिकार हो गए। अब बता कैसी रही? पागल है तू, अपने किए के लिए उसे क्यों दोषी बना रहा है भाई? सामने से सच कबूल कर लेना। अबे हट यार, उस भगोड़ी के लिए मुझे ज्ञान मत दे। अभी मुझे नैना से मिलने जाना है, हट रास्ते से। सुधीर की बात सुनकर ललित चला जाता है और सुधीर भी बाइक लेकर नैना के मोहल्ले में पहुंच जाता है। अच्छा वो तुम आ गए, आज घर पर कोई नहीं था। देखो अब शादी के लिए बात करते हैं घर पर, अब मुझे ऐसे छुप छुप कर मिलना गवारा नहीं है। ये शादी वादी तो देखा जाएगा, मगर अभी फिलहाल ना बहुत भूख लगी है, कुछ खाने के लिए लेकर आओ ना। अच्छा चलो पाव भाजी लेकर आते हैं, तुम्हारी फेवरेट, फिर साथ में बैठकर खाएंगे। नहीं 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 नहीं, हम साथ में बाहर नहीं जा सकते, किसी ने देख लिया तो। अरे यहाँ मुझे कौन जानता है पागल, और तुम भी अपना चेहरा दुपट्टे से ढक लेना ना। चिंता मत करो, सब एकदम सेफ है। सुधीर ओवर कॉन्फिडेंस में घर से बाहर जाता है और पास ही के एक रेस्टोरेंट से पाव भाजी पैक करवाने लगता है। भैया एक पेप्सी भी देना। और मुझे कोक देना। अरे जतीन, मेरे लिए भी चिप्स ले लेना। हाँ बेबी, लेता हूँ। लेकिन मीरा की आवाज सुनकर सुधीर चौंक जाता है। वो पीछे पलट कर देखता है तो मीरा भी उसे देखकर चौंक जाती है। थोड़ी देर के लिए दुकान में सन्नाटा छा जाता है। तुम यहाँ? तुम यहाँ? वाह बेटा, शादी से भागकर यहाँ अपने बेबी के साथ चिप्स खरीद रही हो। अभी कॉल करके बताऊं क्या तुम्हारे घर पर? ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है सुधीर, ये खबर मुझ तक पहले ही पहुंच गई थी कि तुम भी अपनी शादी से भाग गए, और हमें पूरा यकीन है कि तुम भी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ही भागे होगे। तुम इतना यकीन के साथ कैसे कह सकती हो? मैं किसी गर्लफ्रेंड के साथ नहीं भागा था, बस तुमसे शादी नहीं करनी थी। शक्ल पसंद नहीं थी ना तुम्हारी, इसलिए। आई बड़े, तुम तो जैसे बड़े शाहिद कपूर हो ना, जो मेरी शक्ल पर कमेंट कर रहे हो। इतना ही अल्फा मैन हो तो भागे क्यों? साफ साफ बताकर सामना करते सिचुएशन का। लेकिन तभी पीछे से नैना आती है।
अरे सुधीर कितनी देर और लगेगी यार, बहुत भूख लगी है, जल्दी करो ना बेबी। अब तो मीरा के सामने सुधीर का पर्दाफाश हो चुका था। लो आए बड़े मुझे बातें बनाने वाले, खुल गई ना सारी पोल पट्टी। अब तो मैं यकीन के साथ नहीं, खुद इतने बड़े सबूत के साथ कह सकती हूँ, तुम्हारी वजह से मेरे घर वालों की कितनी बेइज्जती हुई होगी। वाह 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 वाह, जरा मैडम जी की बातें तो सुनो। इनके घर वालों की बेइज्जती इनके भागने से नहीं, मेरे भागने से हुई। शुक्र है भगवान का कि मैंने सही समय पर ये रिश्ता तोड़कर भागने का डिसीजन लिया, नहीं तो सारी जिंदगी तुम्हें झेलता कौन। अरे मीरा, तुम इससे लड़ क्यों रही हो? आखिर तुम दोनों ही अपनी अपनी शादी से भागे हो, तो हिसाब बराबर हुआ। सच कहा इन्होंने, तुम दोनों को शादी नहीं करनी थी तो फिर क्यों ऐसे कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रहे हो? ये तो बड़ा कॉमेडी वाला सीन हो गया। तो फिर कहाँ रह रही हो? जतिन कहाँ रहते हो तुम? अभी शादी तो नहीं की है, लेकिन यहीं दिनकर कॉलोनी में जतिन के साथ उसके फ्लैट में रह रही हूँ। क्या बात कर रही हो, मैं भी तो दिनकर कॉलोनी में रहती हूँ। सुधीर मुझसे मिलने आया था, भूख लगी इसलिए हम यहाँ कुछ सामान लाने आ गए। अरे तो ऐसा करते ना, नेक्स्ट संडे को शादी कर लेता है। मंदिर में पंडित जी से बात हो गई है मेरी। ठीक है, फिर अगले संडे को फिक्स करते हैं। इधर मीरा और सुधीर ने अपनी अपनी शादी का प्लान बना रखा था और दूसरी तरफ मीरा के घर पर। अरे माँ कहाँ जा रही हो? अरे ऋषभ, पड़ोस वाली रेशमा ने कथा में बुलाया है। अरे माँ मत जाओ, वरना वहाँ कोई आंटी कुछ बोलेगी और फिर से तुम्हारा मूड खराब हो जाएगा। अरे तुम मोहल्ले वालों के डर से क्या यहीं घर में छिपी रहूं मैं? गुस्से में निर्मला रेशमा के घर पहुंच जाती है, मगर जैसे ही वो अंदर एंट्री मारती है, वहां बैठी सभी औरतें आपस में खुसफुसाने लगती है। अरे बहन, मुझे तो लगा था तू आएगी नहीं, मगर तू तो बड़ी पत्थर दिल निकली। आजा बैठ जा, बस कथा शुरू ही होने वाली है। निर्मला को अपना ये अपमान सुनकर बहुत गुस्सा आता है, मगर वो कुछ कहती नहीं, लेकिन मन ही मन ठान लेती है कि अब मीरा का पता लगा कर रहेगी। वहीं दूसरी तरफ हेतल के घर पर, दीदी वो बाहर दूध वाला है, पैसे मांगता है। अरे भगा दे उसको भी, कुछ दिन इस घर में कोई नहीं आना चाहिए। अरे दीदी मगर उसको पैसे तो दे दो, अब जो हुआ सो हुआ। हाँ हाँ ठीक है। काम वाली बाई के कहने पर दूध वाला अंदर आता है। हाँ भाई बताओ कितना हुआ? 900 मैडम। ये लो। शुक्रिया मैडम, वैसे अगले महीने से रोज आधा लीटर दूध ही देंगे। हाँ क्यों भला? हम तो 1 लीटर लेते हैं। अरे वो मैडम सुधीर भैया फिर से भाग गए तो। दूध वाले की बात सुनकर हेतल का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। क्या कहा है? निकल यहाँ से और दोबारा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। हिम्मत तो देखो इस दूध वाले की, बड़ा आया मुझसे मजाक करने वाला। अरे हेतल इतना चिल्ला क्यों रही हो बे? आपके बेटे की वजह से आज एक दूध वाला मेरी बेइज्जती करके गया। अरे दूध वाला छोड़ो, मेरे ऑफिस का वॉचमैन तक मुझ पर हंस रहा था। अब बहुत हो गया। इधर समाज में लोग मजाक बना रहे थे और उधर संडे को मंदिर में विचार शादी करने पहुंच जाते हैं। चलिए पंडित जी जल्दी से हमारी शादी कर दीजिए, बहुत इंतजार किया है इस दिन के लिए। क्या तुम भी सुधीर? हाँ जी, आप चारों यहाँ बैठ जाइए। चारों मंडप में बैठ जाते हैं, लेकिन तभी वहां पर मीरा और सुधीर के घर वाले आ जाते हैं और ये एक ही मंदिर में 2-2 मंडप का नजारा देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। नालायको, ये सब क्या हो रहा है यहाँ? आप यहाँ? हाँ गधे के बच्चे, ये तुम क्या कह रही हो हेतल? अरे वो आपको नहीं जी। अरे तुम दोनों चुप करो। और मीरा तू चल उठ घर चल, बहुत नाटक देख लिया मैंने तुम्हारा। और तुम भागी क्यों? क्या? मगर माँ मुझे जतिन से शादी करनी है। एक मिनट, पहले ये बताओ कि आप सब यहाँ पहुंचे कैसे? आपको कैसे पता चला कि हम यहाँ शादी करने वाले थे? सुधीर के ये कहते ही उसके मम्मी पापा साइड हट जाते हैं और वो देखता है कि सामने ललित खड़ा था। माफ करना दोस्त, इन लोगों ने मुझे ब्लैकमेल किया। अरे ललित, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। मगर मम्मी पापा, अब आप मेरी बात समझिए, मुझे सिर्फ नैना से ही शादी करनी है। तो ये तू हमें पहले ही बता देता सुधीर कि तू इसके लिए इतना सीरियस है कि तू अपनी शादी से ही भाग जाएगा। अरे बेइज्जती होने से तो अच्छा हम तेरी शादी करा देते हैं। हाँ मीरा, अगर तू भागने वाली बात बताती तो मैं इसी लड़के से तेरी शादी कराती। क्या सचमुच माँ? हाँ और नहीं तो क्या। शादी तो पूरे धूमधाम से होगी बेटा, अपने घर वालों से कहो तैयारी करें, हम बारात का स्वागत करेंगे। हाँ सही कहा बहन, ये दोनों तो एक जैसे निकले। और तो और अपने लिए दूल्हा दुल्हन भी पसंद किए, तो वो भी एक ही मोहल्ले के। ठीक है भाई, हम भी तैयार हैं। ऐसे भगोड़े बनकर शादी करने से अच्छा है कि हम धूम धड़ाके से तुम दोनों की बारात निकाले। तो ये तय रहा बहन जी
एक ही दिन की शादी होगी, एक ही मोहल्ले में हम बारात लेकर जाएंगे। अरे नैना बेटा, तुम्हारे घर वालों को भी शादी के बारे में नहीं पता होगा ना? चलो कोई बात नहीं, जिस तरह से हम शादी के लिए तैयार हो गए हैं, मुझे पूरा यकीन है तुम्हारे माता पिता भी जल्दी ही शादी के लिए मान जाएंगे। बेटा, घर वालों से बचकर भागने के बजाय उनकी नाराजगी का सामना करके उन्हें सच बताना चाहिए था। और वैसे भी नादानी करने में एक पल लगता है और उसे निभाने के लिए सारी जिंदगी भी कम पड़ जाती है। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हम लोगों ने शादी का फैसला लेते समय एक बार भी अपने पेरेंट्स के बारे में नहीं सोचा, लेकिन अब मैं वादा करती हूँ मैं खुद अपने पेरेंट्स से बात करूंगी, उन्हें शादी के लिए मनाऊंगी और फिर हमारी शादी पूरे विधि विधान के साथ होगी। हाँ मम्मी, मैं भी माफी मांगती हूँ। मैं आप लोगों के साथ वापस घर चलने के लिए तैयार हूँ। जतिन के घर वालों को तो पहले से ही शादी से कोई एतराज नहीं था। आप लोग भी मान गए हो तो फिर इस तरह से मंदिर में शादी करने का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। थैंक यू मम्मी पापा हमें समझने के लिए। सारे गिले शिकवे दूर हो जाने के बाद एक ही मोहल्ले में एक ही दिन दो दो शादियां होती है, और इस बार ये रिश्ता जोर जबरदस्ती का नहीं बल्कि दिलों से जुड़ा हुआ था। अदिति, कल के लिए घर पर ही रहोगी क्योंकि आदर्श की फैमिली स्पेशली तुमसे मिलने हमारे घर पर आ रही है। माँ, आप मुझे टाइम बता दें, उतने टाइम में अवेलेबल हो जाऊंगी। शादियों का सीजन चल रहा है तो बहुत सारे इवेंट हैं। बेटा, जो भी काम है अपनी टीम को ऑनलाइन समझा सकती है। वो लोग दोपहर तक आ जाएंगे, हम लोगों को साथ में ही लंच करना है। मतलब पापा, वो लोग दोपहर तक आ जाएंगे? अदिति एक वेडिंग प्लानर कंपनी की मालकिन है और अब उसकी शादी आदर्श के साथ होने जा रही है, जो बहुत ही ट्रेडिशनल और रिच फैमिली से है। कल आदर्श की फैमिली अदिति से मिलने आ रही थी। डॉली अदिति से कल के खाने के मेन्यू के बारे में पूछती हुई, हाँ बेटा, बता दे उन लोगों के लिए लंच में क्या बनाना सही रहेगा। मैं सुबह के लिए अभी से सब्जी लाकर रख लूंगी। माँ, खाने की चिंता आप क्यों कर रही हो? आपकी दोनों काबिल बेटियां उन्हें ऐसा खाना खिलाएंगी, यहाँ से लखनऊ तक उंगलियां चाटते रह जाएंगे। सब एक साथ हंसने लगते हैं। माँ, निया सही कह रही है, मैं सब्जियां और ग्रोसरी का सामान ऑनलाइन मंगा लूंगी। नाश्ता आप बना लीजिएगा, लंच की तैयारी हम दोनों मिलकर कर लेंगे। डॉली, अब हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारी दोनों बेटियां ऑफिस के साथ किचन भी स्मार्टली मैनेज कर लेती हैं। थैंक यू पापा। अगले दिन सुबह को डॉली नाश्ता तैयार कर लेती है और तब तक अदिति और निया मिलकर कई सारी सब्जियां काटते हैं। दीदी, मिक्स सब्जी के लिए तो 7 सब्जियां काट दी हैं, अब पनीर और दाल मखनी बनाने की तैयारी कर लेती हूँ। हाँ निया, दाल मखनी मैं बना देती हूँ, पनीर तुम बना लेना। दीदी, 4 तरह के पापड़ हैं ही, नान और लच्छा पराठा बना लेते हैं। दीदी, आज तो लखनऊ वालों पर आपके लच्छा पराठे का जादू चलेगा। निया, तुम्हारे हाथ धीरे चल रहे हैं और जुबान तेज। जल्दी काम करो, वो लोग आते ही होंगे। घर में स्वादिष्ट खाने की खुशबू फैल रही होती है, तभी उनके दरवाजे की घंटी बजती है। रंजीत दरवाजा खोलता है। सामने आदर्श और उसके भाई निमेश के साथ उसकी मम्मी और उसकी ताई खड़ी थी। आइए आप लोग, आप लोगों का ही इंतजार कर रहे थे। भाई साहब, 12 बजे आना था पर आपके शहर के ट्रैफिक ने 1 बजा दिया। प्रणाम दीदी, यहाँ आने में कोई कष्ट तो नहीं हुआ? प्रणाम प्रणाम। नहीं, बस आप बताइए आप कैसी हैं? निया बेटा, मेहमानों के लिए पानी ले आओ। जी माँ। एक ट्रे में पानी के ग्लास रखकर लाई निया, सबको पानी पिलाया। तभी मुन्नी मुस्कुराते हुए बोली, जैसे हम देखने आए हैं वो कहाँ है? मेरा मतलब अदिति दिखाई नहीं दे रही है। वो आप लोगों के लिए खाना और नाश्ते की तैयारी कर रही है। कुछ देर में अदिति सबके लिए चाय और कॉफी लेकर आती है। तभी आदर्श और उसकी माँ उसे ऊपर से नीचे तक देखते हैं। आपकी लड़की की लंबाई तो बहुत अच्छी है, बस यही वजह हम लोगों को आपके घर तक खींच लाई। बहन जी, सिर्फ लंबाई नहीं बल्कि हमारी अदिति तो हर काम में अव्वल है। भाई साहब, बुरा ना मानो तो कहें कि जो लड़कियां हर काम में अव्वल होती हैं वो किचन में 1 नंबर की फिसड्डी होती है। ये तो आपको ही पता है कि अदिति वेडिंग प्लानर है तो वो ऑफिस संभालती है और साथ ही अदिति बढ़िया खाना भी बना लेती है। आंटी, ऐसे काम नहीं चलेगा। अदिति जी अच्छा खाना बना लेती हैं, ये तो उनका बना खाना खाकर ही पता चलेगा। आज आप लोगों के लिए लंच दीदी ने ही तैयार किया है। हाँ, आज की लंच प्रिपरेशन डॉली का कोई हाथ नहीं है। मेरी दोनों बेटियों ने ही आप लोगों के लिए स्वादिष्ट पकवान बनाए हैं। निया बेटा, सारा खाना डाइनिंग टेबल पर लगा दो, हम लोग आते हैं। हाँ, अब तो खाने का टाइम भी हो गया है, चलो साथ में लंच करते हैं।
निया और अदिति मिलकर सारा खाना डाइनिंग टेबल पर लगा देती हैं। आदर्श की माँ खाने में वैरायटीज देखकर हैरान हो जाती है। शाही पनीर, दाल मखनी, मिक्स वेज और साथ में पापड़ और कई तरह की चपाती निया सबकी प्लेट में खाना सर्व करती है। आप लोग खाना शुरू कीजिए और बताइए कैसा बना है। जी, यकीन नहीं होता अपनी प्रोफेशनल लड़की भी इतना बढ़िया खाना बना सकती है। सच कहा बेटा, नान इतनी मुलायम, बिल्कुल होटल जैसा लग रहा है। भाई सच में, अदिति जी हमारे घर पर आ गई तो हमें होटल जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप लोग सिर्फ मेरी तारीफ कर रहे हैं, खाना बनाने में निया का भी कंट्रीब्यूशन है। हाँ हाँ, निया जी भी मास्टर शेफ से कम नहीं है। ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? सब लोग एक साथ मुस्कुराने लगते हैं। लंच खत्म करके वो लोग हॉल में आते हैं। काफी देर सबके बीच में बातचीत होती है और फिर, आदर्श बेटा, हम लोगों को अदिति पसंद है। अब अपना डिसीजन बताओ, उसके बाद ही बात आगे बढ़ेगी। माँ, आप लोगों की पसंद ही मेरी पसंद है। वैसे अदिति मेरे लिए और हमारे घर के लिए एकदम परफेक्ट है। मतलब ये रिश्ता एकदम पक्का? ऐसे कैसे? पहले मैं अपनी होने वाली बहू के हाथ में कुछ शगुन तो रख दूं। जा निमेश, गाड़ी में कुछ फल और मिठाइयाँ रखी होंगी, वो लेकर आ। जी माँ, अभी लाया। निमेश गाड़ी से मिठाई और फल लेकर आता है। ये लीजिए माँ। अदिति बेटा, अब सोफे पर बैठ जाओ। अदिति सोफे पर बैठ जाती है। तभी पम्मी उसे चुनरी उड़ाकर उसकी गोद में फल और मिठाइयाँ रख देती है। सब लोग एक दूसरे का मुंह मीठा कराते हैं। उसके कुछ दिन बाद उनकी शादी की डेट फिक्स हो जाती है। अदिति के फोन पर आदर्श का कॉल आता है। अदिति कॉल उठाकर, हेलो आदर्श। हाय अदिति, गुड मॉर्निंग। तुम्हें याद है आज तुम्हें माँ के साथ हमारी शादी का मेन्यू डिसाइड करने जाना है? हाँ, लेकिन मैं शाम को फ्री होगी। हाँ, लेकिन मैं शाम को फ्री होंगी। अभी तो मेरा एक इवेंट लगा है, तो उसके सामान की लिस्ट बनाकर देनी है। अदिति, ये बात तुम्हें पहले से पता थी तो तुमने आज का इवेंट क्यों बुक किया? माँ ये सुनकर नाराज हो जाएंगी। आदर्श, ये मेरा काम है, लेकिन मेन्यू तो कभी भी देखा जा सकता है। वैसे भी हमारी शादी के वेन्यू से लेकर डेकोरेशन की सारी तैयारियां मैं खुद ही कर रही हूँ। फिर भी मैंने माँ से बोल रखा है कि आज तुम उनके साथ डिसाइड करोगी कि शादी के फिर भी मैंने माँ से बोल रखा है कि आज तुम उनके साथ डिसाइड करोगी कि शादी के मेन्यू में क्या रहेगा। ठीक है, मैं ये काम उठाकर मेन्यू डिसाइड करने चली जाऊंगी। आदर्श का फोन करते ही अदिति के पास निया आ जाती है। दीदी, आप कितने लोगों की वेडिंग प्लान करती हैं? वैसे आप अपनी शादी में क्या स्पेशल रखेंगी? निया डार्लिंग, मेरी शादी में तो सब स्पेशल ही स्पेशल होगा। निया अदिति के लैपटॉप में झांकते हुए, ये किसका फोटो है? घुड़सवारी की ये ब्राइड कितनी कूल लग रही है। बस ये सोच ले कि तेरी बहन भी अपनी शादी में ऐसा ही कुछ करने वाली है। हम लोग भी अपना बैंड बाजा और बारात लेके जाएंगे। वाह दी, ये तो बहुत ही दिलचस्प होगा। दूल्हे वालों की तो आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। यस डियर, अब मुझे काम करने दो, फिर बारात का मेन्यू डिसाइड करने जाना है। इसी तरह अपनी शादी की तैयारी में व्यस्त होती है और वो अपने हर रोज ससुराल वालों के साथ कहीं ना कहीं जाती थी। शादी के 15 दिन पहले पम्मी डॉली को कॉल करती है। डॉली उनसे बात करते हुए, हेलो, प्रणाम दीदी, शादी की तैयारियां कैसी चल रही हैं? हेलो डॉली जी, शादी की तैयारियां तो सही चल रही है, बस आज अपनी होने वाली बहू का लहंगा खरीदने जाना है। जी, वैसे अदिति ने पहले से ही कई डिजाइन निकाल कर रखी है। डॉली जी, आज अदिति को मार्केट भेज दीजिएगा। वो हाँ, डॉली जी, आज अदिति को मार्केट भेज दीजिएगा, हम लोग वहां से लहंगा और साड़ी खरीद लेंगे। ठीक है। फोन काटने के बाद डॉली अदिति से कहती है, अदिति, पम्मी जी ने तुम्हें मार्केट बुलाया है, आज वो तुम्हारे लिए लहंगे और साड़ियों की शॉपिंग करेंगे। माँ, साड़ी तो ठीक है, पर लहंगा वो तो मैं किसी शॉप से नहीं बल्कि डिजाइनर से खुद डिजाइन करवाऊंगी। लहंगा वो लोग ही लेकर देंगे, जो भी है अपनी होने वाली सास से कहना। जी माँ, वैसे भी मैं आज ही उनको डिजाइनर के पास ले जाऊंगी और डिजाइन सेलेक्ट कर लूंगी। अदिति अपनी होने वाली सास के साथ शॉपिंग करने के लिए जाती है। पहले वो साड़ियां खरीद लेती है। जब लहंगे की बारी आती है तो वो उनसे कहती है, माँ जी, मैं शॉप से लहंगा नहीं खरीदूंगी, आप मेरे साथ डिजाइनर के पास चलिए, वहीं पर पसंद कर लेंगे। बेटा, वहां कहाँ जाएंगे, यहीं से खरीद लो। अदिति, पम्मी सही कह रही है, वहां पर क्या कुछ अलग थोड़ी ना मिलता है, यहाँ पर भी बहुत सुंदर सुंदर लहंगे हैं। मैंने तो अपनी बहू के लिए इसी शोरूम से खरीदा था। एक्चुअली आंटी, बात ये है, दीदी अपनी शादी में सब कुछ स्पेशल सोच रही है, इसलिए अगर उन्होंने यहाँ से लहंगा खरीदा तो 4 ब्राइड और उनकी तरह लहंगा पहने दिखेगा, इसलिए वो अपना लहंगा डिजाइनर से डिजाइन कराना चाहती है। आदर्श, तू बता क्या करना चाहिए?
माँ, अगर अदिति का मन डिजाइनर लहंगा पहनने का है तो देख लेते हैं, क्योंकि अपनी शादी के लिए हर लड़की के सपने होते हैं। चलो फिर तुम्हारे डिजाइनर के शोरूम में ही लहंगा देख लेते हैं। अदिति आदर्श और बाकी लोगों के साथ डिजाइनर के शोरूम पर पहुंचती है, जहां पर एक से एक अच्छे लहंगों की कैटलॉग लगी होती है। डिजाइनर अदिति के पास एक कैटलॉग बुक लेकर आता है। देखिए मैम, कल की ट्रेंडिंग लहंगा डिजाइन यही है, बाकी आप देखकर बताइए, मैं कुछ अलग दिखाऊं? बेटा, थोड़ा जड़ाऊ और चटक रंग का लहंगा दिखाओ, हमारे बेटे आदर्श की दुल्हन सबसे अच्छी लगनी चाहिए। ठीक है मैम, मैं दूसरी कैटलॉग लेकर आता हूँ। इस कैटलॉग में क्या कमी है, इसमें ही देखते हैं। मैम, ये है हमारा पेस्टल कलेक्शन, आजकल की मॉडर्न ब्राइड्स यही पहन रही है। अदिति कैटलॉग के पन्ने पलटकर देखने लगती है और बाकी लोग भी कैटलॉग देख रहे थे तभी। हाँ, मुझे बस यही चाहिए था। मेरी शादी का फंक्शन दिन में होना है, तो मैं सॉफ्ट और एलिगेंट दिखना चाहती हूँ। अदिति, ये क्या फीके फीके रंग के लहंगे हैं? लाल, मरून, रानी, इसमें से कोई कलर ले लो। तुम ही चटक मटक कलर नहीं पहनोगी तो शादी में मजा नहीं आएगा। इतना पैसा डालकर भी रंग ना उभरे तो क्या फायदा? शादी में सबकी नजर दुल्हन पर ही होती है। आंटी जी, पेस्टल के साथ ब्राइड ज्वेलरी इतनी चमकेगी कि लोगों की नजर दीदी से हट ही नहीं पाएगी। 1 मिनट के लिए शोरूम में सन्नाटा छा गया। आदर्श कुछ बोल नहीं रहा था, क्योंकि उसने उन लहंगों को लेकर अदिति के चेहरे की चमक देखी। वो अदिति का साथ देना चाहता था। बता आदर्श, ऐसे लहंगों पर इतना पैसा खर्च करना सही होगा? माँ, अदिति इन लहंगों को देखकर कितना खुश है, सोचो पहनकर कितना खुश होगी। शादी का दिन परफेक्ट होगा तब, जब दुल्हन खुश रहे। पम्मी, तेरा लड़का तो अभी भी बहू की साइड हो गया। दीदी, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे तो ये चिंता है कि लोग क्या कहेंगे। बहू का जोड़ा सुर्ख होना चाहिए, ये तो एकदम फीका रंग है। मैम, अब बहुत सोच रही हैं। हमारे पास से हजारों लोग इस तरह के लहंगे ले जाते हैं और उनकी शादी शानदार रहती है। इतने में अदिति ने एक लाइट पिंक कलर के लहंगे पर उंगली रखी और पम्मी को दिखाते हुए कहा, माँ जी, ये देखिए, ये उतना फीका कलर भी नहीं है और आपकी पसंद का जड़ाऊ कढ़ाई का काम है। बाकी आप लोगों के बारे में सोचना बंद करें। अगर मैं लाल रंग का लहंगा भी पहनूंगी ना, तब भी लोग कुछ ना कुछ तो कहेंगे ही। आपकी चॉइस बहुत अच्छी है। अगर सभी लोग सेटिस्फाई हो तो मैं ये लहंगा डिजाइन करने के लिए दे देता हूँ। ठीक है, ये लहंगा तो थोड़ा रॉयल लग रहा है। मतलब ये लहंगा फाइनल है? जब सबको पसंद है तो मुझे भी कोई आपत्ति नहीं है। इस तरह लहंगा तो डिसाइड हो जाता है। अगले दिन वो डिजाइनर ज्वेलरी लेने के लिए गोल्ड शॉप पर जाते हैं। साथ में आदर्श की बुआ, माँ और उसका भाई निमेश भी आता है। अदिति निया के साथ ज्वेलरी शोरूम पर पहुंचती है, पम्मी भारी भरकम गोल्ड ज्वेलरी दिखाते हुए। देख अदिति, पैसे की कोई कमी नहीं है। तुझे जो भी ज्वेलरी चाहिए आराम से ले सकती है। भाभी तो हमेशा से गोल्ड में इन्वेस्ट करती आई है, बहू के लिए तो दिल खोल कर ज्वेलरी खरीदेगी। माँ, मुझे शादी में गोल्ड की ज्वेलरी नहीं पहननी है। बेटा, हम खानदानी लोग हैं, हम अपनी बहू को आर्टिफिशियल तो नहीं पहना सकते। गोल्ड में भी कितनी सारे डिजाइन हैं, कोई सा भी सेट उठा लो। माँ जी, मैं आर्टिफिशियल की बात नहीं कह रही। जो लहंगा हमने खरीदा है उस पर हल्का डायमंड सेट ही सूट करेगा। अदिति, डायमंड का एक सेट से गला भी नहीं भरेगा, और जितने में डायमंड का एक सेट आएगा उतने में गोल्ड के 2 बढ़िया सेट मिल जाएंगे। आंटी जी, गोल्ड खरीदना अच्छी बात है, लेकिन अगर डायमंड खरीदने हैं तो उसके भी रेट वक्त के साथ बढ़ जाते हैं। माँ, पेस्टल लहंगे पर भला गोल्ड कौन पहनता है? जब तक बहू गोल्ड के 2 सेट नहीं पहनेगी तब तक दुल्हन कैसे लगेगी? गोल्ड ज्वेलरी तो सब पर चल जाती है। माँ जी, आपका गोल्ड ज्वेलरी लेने का मन है तो एक सेट ले लीजिए, मैं उसे साड़ी पर पहन लिया करूंगी, पर लहंगे के लिए तो हमें एक डायमंड सेट लेना ही पड़ेगा। खैर, आज तक हमारे घर की सारी औरतें गोल्ड पहनती आई हैं। माँ, गोल्ड पहनना अच्छी बात है, लेकिन अगर गले में डायमंड का नेकलेस होगा तब तो लोग और तारीफ करेंगे। आदर्श शॉपकीपर से बोला। आप डायमंड के कुछ सेट दिखा दीजिए, अगर माँ को पसंद आते हैं तो ले लेंगे। पम्मी डायमंड के सेट देखती है, उसमें से कई सेट तो उसे अच्छे लगते हैं, लेकिन अपनी पुरानी सोच से वो मजबूर होकर गोल्ड ज्वेलरी पर ही ध्यान दे रही थी। माँ जी, मुझे ये सेट एकदम परफेक्ट लगा। अदिति, लेकिन इसके इयररिंग्स तो छोटे हैं, तुम दुल्हन होगी, इस तरह के छोटे इयररिंग बिल्कुल अच्छे नहीं लगेंगे। मैम, डायमंड ज्वेलरी के साथ छोटे इयररिंग्स ही आते हैं, अगर आपको बड़ी चाहिए तो अलग से मिल सकते हैं। नहीं नहीं, इतना हैवी सेट के साथ इयररिंग एकदम परफेक्ट है, वरना बहुत भरा भरकम लगेगा। नेकलेस खरीद कर जैसे ही शोरूम से बाहर निकले तभी आदर्श ने निमेश से कहा, निमेश, तुम मम्मी और बुआ जी को घर पर छोड़ देना, मैं बैंड बाजा और बारात की तैयारी देखने जा रहा हूँ।
ठीक है भाई। आदर्श वहां से चला जाता है। निमेश, आपके भाई कितना भी बैंड बाजा और बारात की तैयारी कर ले, लेकिन हमारी गर्ल गैंग की जो बारात निकलेगी उसके सामने तुम्हारी बारात फीकी ही रहेगी। गर्ल गैंग की बारात? निया, तुम कहना क्या चाहती हो? आंटी जी, मेरी दीदी भी वेन्यू तक अपने बैंड बाजा और बारात लेकर आएंगी। ये क्या सुन रही हूँ, लड़कियां कब से बारात लेकर आने लगी? भाभी, आपकी होने वाली बहू की ख्वाहिशें तो दुनिया से निराली हैं। रंजना, तू सही कह रही है। लहंगा, ज्वेलरी और कपड़े सब अपनी पसंद का लिया, वहां तक तो ठीक था। अब ये बारात लाकर आदर्श की बराबरी करेगी। माँ जी, मैं वेडिंग प्लानर हूँ, तो मैं हर रोज देखती हूँ आजकल ब्राइड बारात लेकर आती है। माँ जी, मैं ऐसी दुल्हन नहीं जो बारात लेकर आएगी, हजारों दुल्हन ऐसा करती है। पम्मी उस टाइम अदिति से कुछ नहीं बोलती। अदिति के जाते ही रंजना पम्मी से कहती है, भाभी, मामला सीरियस है, इस बारे में हमें इनके माँ बाप के पास जाकर बात करनी चाहिए। तू सही कह रही है, हम आज ही घर के बड़े लोगों के साथ मीटिंग रखेंगे। पम्मी शाम के टाइम अपने भाई निर्मल और घर के बड़े सदस्यों के साथ अदिति के घर पहुंच जाती है। डॉली दरवाजा खोलती है, सामने पम्मी और उनके रिश्तेदार खड़े होते हैं। आप लोग अचानक यहाँ कैसे? हम लोग तो कल शादी के लिए वेन्यू में मिलने वाले थे। रंजीत पीछे से आया। डॉली जी, आपकी बेटी ने नहीं बताया कि उसने अपनी बारात निकालने की बात कही है, उसको लेकर हम लोग कितना परेशान हैं। आइए, पहले आप लोग आराम से बैठ जाइए, फिर बात करते हैं। सब लोग सोफे पर बैठ गए। तभी उनमें से बड़ी मुन्नी डॉली से बोली, आप लोग हमें पढ़े लिखे और समझदार लगे, इसलिए हम लोगों ने रिश्ते की बात आगे बढ़ाई, लेकिन पम्मी बता रही थी आपकी बेटी बारात लेकर आएगी। बहन जी, इसमें कौन सी बड़ी बात है? हमारी बेटी कुछ अलग करना चाहती है, हम लोगों को इस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। डॉली जी, वो अलग नहीं कर रही है, बल्कि परंपराओं का मजाक उड़ा रही है। समझ नहीं आया, अगर वो अपनी खुशी के लिए बारात निकालना चाहती है तो इसमें परंपराओं की ठेस कैसे पहुंचेगी? डॉली जी, शिव बारात, राम बारात निकलती है, ना कि गौरी मैया और सीता मैया बारात लेकर आती है। हमारी संस्कृति में ऐसा नहीं होता। बड़ी भाभी एकदम सही बोल रही है। अदिति हमारी परंपराओं का मजाक बना रही है। वैसे अदिति है कहाँ? बहन जी, वो पार्लर गई हुई है, आती ही होगी। अदिति आ जाइए, उसके बाद ही बात आगे बढ़ाएंगे। अदिति आ जाती है, उसके बाद ही बात आगे बढ़ाते हैं। अदिति आ जाएगी, उसके बाद ही बात आगे बढ़ाएंगे। उन लोगों में कुछ देर सामान्य बातचीत होती रही। कमरे का माहौल हल्का हुआ, तभी दरवाजा खुला। अदिति और निया घर पर आ जाती है। अदिति की आंखों में चमक और आत्मविश्वास था। लो, अदिति आ गई। रंजीत जी, आप ही इसे समझाइए कि जैसे सदियों से शादी होती आई है, इसकी शादी भी वैसे ही होगी। माँ जी, मैंने परंपरा से बाहर क्या कर दिया? बेटा, लड़कियां बारात लेकर नहीं आती हैं, वो डोली में विदा होती हैं। ये नई नई चीज फिल्मों में अच्छी लगती है, असल जिंदगी में नहीं। बुआ जी, परंपराएं हमें खुश रखने के लिए बनी है, हमारी खुशियां छीनने के लिए नहीं। मुझे पता है मैं विदा होकर ससुराल में चली जाऊंगी, लेकिन उससे पहले अपने दोस्तों के साथ बैंड बाजा के साथ एंजॉय कर सकती हूँ। आजकल की लड़कियां रोकर विदा नहीं होती, बल्कि वो सेल्फ डिपेंड होकर खुशी खुशी ससुराल जाती है। अदिति की बातों में नरमी थी। कुछ पल के लिए कमरे में खामोशी छा गई, पर उसकी बात को कोई काट नहीं पाया। विमल, डॉली दीदी, मुझे लगता है हम अदिति की बात को गलत दिशा में ले जा रहे थे। अदिति आदर्श की बराबरी करने के लिए नहीं, बल्कि अपनी शादी को यादगार बनाने के लिए ऐसा कर रही है। ऐसे कैसे विमल जी? आज तक कोई बहू बारात लेकर नहीं आई है, फिर आपकी अदिति की बात सही कैसे लग रही है? सोचो पम्मी दीदी, हमारी गृह लक्ष्मी जब बैंड बाजे के साथ घर में आएगी तो घर में हमेशा बरकत बनी रहेगी। विमल जी, इतनी भी नई सोच नहीं रखनी चाहिए कि परंपराओं को पैरों तले रौंद दो। डॉली रंजना की बात काटते हुए, बस रंजना, हर नई बात गलत नहीं होती, बच्चों की भी खुशी देखी जानी चाहिए। मैंने देखा है अदिति की बातों में अपनों के लिए प्यार और परंपराओं के लिए सम्मान। अगर अदिति अपनी खुशी के लिए बारात निकालना चाहती है तो वो धूमधाम से बारात ला सकती है। लो भाई, फैसला हो गया। हमारे घर की शादी में दूल्हे की भी बारात होगी और दुल्हन की भी। वाह दीदी, आपकी बारात तो अखबार की हेडलाइन बनेगी। ये सुनकर हॉल में बैठे सब मुस्कुराने लगे। अब दूल्हे की बारात के साथ दुल्हन भी फुल एंजॉयमेंट से अपनी बारात लेकर जाने वाली थी।